हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति के पास कौन-कौन सी इमरजेंसी पावर होती है। तो आइए एक-एक करके सभी इमरजेंसी पावर को देखते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राजकीय आपात और एक होता है वित्तीय आपात। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 352 में कहा गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ये जो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है, ये हम लोग जर्मनी से लाए हैं। ठीक। जो नेशनल इमरजेंसी है वो देश में तब लागू की जाती है जब देश के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए या तो देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी जनता आपस में लड़ने लगे, वो भी शस्त्र के साथ यानी बंदूक के साथ। इस तरह प्रकार का कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी जो है राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं। जो राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात को या तो पूरे देश में भी घोषित किया जा सकता है, यानी एक ही साथ पूरे देश में लागू किया जा सकता है, या तो कुछ विशेष क्षेत्रों में, यानी उन्हें लगता है कि आधे देश में करना चाहिए तो वो आधे देश में, 1/3 भाग में करना चाहिए तो 1/3 भाग में, केवल 10 राज्यों में करना चाहिए तो केवल 10 राज्यों में। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में एक ही साथ लागू की जा सकती है या देश के कुछ हिस्सों में एक साथ लागू की जा सकती है, तो इसे कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए विदेशी आक्रमण और नेशनल इमरजेंसी अप्लाई करने, लागू करने के लिए सलाह कौन देता है, तो राष्ट्रपति जी को सलाह देने का काम करता है मंत्रिमंडल। ठीक। वो भी रिटेन देना होगा। अगर राष्ट्रीय आपात लगाना है, देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी कंडीशंस है, विदेशी आक्रमण हुआ या कहीं सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो उस समय मंत्रिमंडल की सलाह पर जो राष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रीय आपात घोषित कर देंगे। जो राष्ट्रीय आपात होता है वो केवल और केवल 30 दिन के लिए लागू होता है। राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि राष्ट्रीय आपात लागू होगा, तो वो हो गया 30 दिनों के लिए। ठीक। अगर कंडीशन ऐसी हुई कि 30 दिन के अंदर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती, ठीक, इसे और लंबे समय तक चलना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो फिर उसके लिए अनुमोदन पारित किया जाता है। फिर उसके बाद संसद भवन में जो 2 सदन हैं आपके, एक 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों साइड से यदि अ, 2/3 यानी 66% बहुमत पारित हो गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग-अलग अगर 66% बहुमत जारी हो गया कि हाँ, ये जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, ये कंडीशन और लंबे समय के लिए लगनी चाहिए, क्योंकि 30 दिन के अंदर इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अर्थात राष्ट्रीय आपात की यदि अवधि को बढ़ाना हो, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से 2/3 मत जैसे ही पास होंगे, तो ये जो आपने 30 दिन के लिए किया था, उसकी अवधि बढ़ कर के हो जाएगी 6 महीने के लिए। अब राष्ट्रीय आपात लग चुका है 6 महीने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि 6 महीना जब हो जाएगा तभी इसको समाप्त किया जाएगा। ये अप्लाई करने की एज मतलब टाइम पीरियड है, यानी 6 महीने तक अधिकतम रह सकता है। अगर उससे पहले ही कंडीशन, यानी मान लेते 4 महीने में कंडीशन ठीक हो गई, तो उसे 4 महीने के बाद हटाया जा सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक आप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अभी भी 6 महीने होने के बाद भी आप विद्रोह को सही रूप से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। कुछ देशों में, जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन का आपने युद्ध देखा होगा कि अ, कई वर्षों तक, यानी लगभग 1.5-2 वर्षों तक चला। तो 2 वर्षों तक यदि कोई युद्ध चलेगा तो 6 महीने में तो काम होगा नहीं। तो क्या करना होगा, टाइम को थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा और बढ़ाना होगा। तो उसके लिए फिर से वही बहुमत, यदि लगता है कि और लंबे समय के लिए चलाना होगा, तो फिर दोनों सदनों से 66% बहुमत पारित करे किए जाएँगे और दोनों सदन जब राज़ी होंगे कि हाँ, वास्तव में हमारे देश में राष्ट्रीय आपात और लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है, तो इसके समय को और बढ़ाया जा सकता है। अब इसके इफ़ेक्ट देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है तो क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं देश पर, नागरिकों पर। तो कहा गया जब आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल 358 अपने आप एक्टिव हो जाता है, अपने आप सक्रिय हो जाता है, क्योंकि कहा गया जब भी राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा तो अनुच्छेद 358 अपने आप सक्रिय हो जाएगा। और 358 में कहा गया है कि यानी नागरिकों को जो दिया जाता है अधिकार, आर्टिकल 19,
जानते हैं आर्टिकल जो 19 होता है उसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें नागरिकों के बहुत सारे मौलिक अधिकार एक साथ दिए गए हैं। तो इसी आर्टिकल को क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति जी निलंबित कर देते हैं कि उस समय आप ये जो कहेंगे कि हमारे पास ये अधिकार है वो अधिकार है, ऐसा फलाने वाला है, कुछ नहीं। जैसे ही राष्ट्रीय आपात घोषित होगा, आर्टिकल 352 लागू होगा, तो आर्टिकल 358 अपने आप एक्टिव होगा और जो आपका अनुच्छेद 19 में दिए जाने वाले अधिकार हैं उसे निलंबित कर दिए जाएंगे तब तक जब तक कि देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ कहा गया है समाप्त साधारण बहुमत द्वारा। यदि इसे समाप्त करना है, यानी आपको लगा कि 4 महीने बाद अब राष्ट्रीय आपात को हटा देना चाहिए, अब देश की जो स्थिति है वो सही हो चुकी है, तो उसके लिए साधारण बहुमत यानी 50%, कितना 50% अगर वोट मिल गया दोनों सदनों से, पारित हो गया 50-50%, तो हाँ वो क्या होगा, हट जाएगा। अगर 50% बहुमत नहीं भी मिला, फिर भी कोई भी राष्ट्रीय आपात हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, मंत्रिमंडल के मौखिक सलाह पर, केवल मौखिक रूप से अगर मंत्रिमंडल उन्हें कह दे राष्ट्रपति जी को कि हाँ अब देश में परिस्थितियां सुधर चुकी हैं, अब राष्ट्रीय आपात की आवश्यकता नहीं है, तो वो राष्ट्रीय आपात को उसी समय हटा देंगे। तो हटाने का प्रोसेस हो गया। और कहा गया है मंत्रिमंडल की सलाह पर विशेष क्षेत्र या संपूर्ण देश में, जैसा कि बताया गया कि ये जो राष्ट्रीय आपात होता है वो पूरे देश में भी एक ही साथ लागू किया जा सकता है या तो उसके कुछ क्षेत्रों में एक साथ लागू किया जा सकता है। और इसमें कहा गया पीएम, सीएम या संसद से कोई भी सांसद हो, यानी कोई पीएम हो, सीएम हो या सांसद हो, ठीक। तो यदि राष्ट्रीय आपात की स्थिति चल रही है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति का मतलब मान लेते हैं कि कोई पीएम साहब हैं और उनका जो पद है यानी वो 1 अप्रैल सन 2026 को क्या हो जाएगा, 2026 को समाप्त होने वाला है कि 1 अप्रैल 2026 जैसे ही आएगा उनकी जो पोस्ट है उन्हें छोड़ने पड़ेगी। और मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2006 को राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया गया, वो भी 6 महीने के लिए, ठीक। और 6 महीने के लिए जैसे ही कर दिया गया अप्रैल, मई, जून तक, यानी ये कहाँ तक जाएगा, जून 2026 तक चलेगा। और जून 2026 के बीच में ही यदि सरकार हट जाए, सरकार हटने का मतलब जैसे ही पीएम हटेगा तो पीएम के साथ साथ लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भी हटेंगे, क्योंकि लोकसभा में तो वही सरकार रहती है जो सत्ता में रहती है और 1 अप्रैल सन 2026 को इसकी सत्ता समाप्त हो रही है। तो जैसे ये व्यक्ति हट जाएगा, लोकसभा के बहुत सारे मेंबर क्या होंगे, हट जाएंगे, तो विघटन हो जाएगा, लोकसभा बिखर जाएगी, यानी लोगों की संख्या कम हो जाएगी। तो कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है और उस दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान कोई पीएम, सीएम या सांसद हो, उनका कार्यकाल यदि समाप्त होने वाला हो, तो उसके कार्यकाल को समाप्त न करके उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नहीं तो ये जैसे ही हटेगी तो पता चला देश में भी राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनी हुई है और उसी में चुनाव का माहौल आ जाएगा, तो और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है देश में, तो अगर उस समय किसी सीएम, पीएम या सांसद का शासनकाल समाप्त हो रहा होता है तो उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। यही चीज़ सेम राष्ट्रपति जी के लिए भी होती है। ऐसा पता चला कि राष्ट्रपति जी ही गायब हो जाए तो राष्ट्रपति आपात कौन लगाएगा, उपराष्ट्रपति जी लगाएंगे, ठीक। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो आपने देख लिया नेशनल इमरजेंसी को कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लागू होती है, कैसे लागू होती है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अब आइए समझते हैं स्टेट इमरजेंसी, ठीक। तो स्टेट इमरजेंसी की व्याख्या की गई है आर्टिकल 356 में। याद करने का तरीका आसान है, एक याद कर लीजिए आर्टिकल, फिर सब में 4 का गैप है, यानी 52, 4, 56, 4, 60, ठीक। तो अब कहा गया आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है ये भी जर्मनी से लाया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। राष्ट्रीय आपात का मतलब नेशनल इमरजेंसी, ये किसी विशेष राज्य के अंदर लगाई जाएगी, ना पूरे देश में, ना किसी देश के एक हिस्से में, ये एक राज्य में लगाई जाती है।
जिस राज्य में वैसी कंडीशंस हो। तो देखिए कब कब नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। तो दो कंडीशन है, एक आर्टिकल 355 और एक आर्टिकल 365। दोनों का यदि उल्लंघन हुआ तो वहाँ पर लग जाता है स्टेट इमरजेंसी। 355 में क्या कहा गया है? 355 में कहा गया है संविधान तंत्र का विफल हो जाना। संविधान तंत्र का विफल होने का मतलब है कि संविधान तंत्र जो है, जो हमारा संविधान है, वो एक सिस्टम पे काम कर रहा है। यदि वो सिस्टम टूट जाए तब उस स्टेट में आपको लागू करना होगा राजकीय आपात। संविधान तंत्र विफल होने का मतलब है कि संविधान ये कहता है कि स्टेट के अंदर उसकी सरकार रहेगी, यानी वही सीएम रहेगा जिसके पास 50% से अधिक बहुमत है। सही बात है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सत्ता में वही रहता है जिसके पास अधिक बहुमत होता है, यानी 50% से ज़्यादा जिसके पास होगा वही जीतेगा। तो कोई सीएम ऐसा है जिसके पास 50% बहुमत है, और इसके जो, अब देखिए, इसके जो एमएलए हैं, यानी 10 एमएलए ने एक साथ रिजाइन कर दिया। 10 एमएलए ने, मान लेते हैं कि ये जो पीएम बना है व्यक्ति, 2 सीएम बनने वाले थे, तो ये जो सीएम बना है 5 सीटों के अधिक होने की वजह से सीएम बना है। इसके पास 5 सीटें अधिक थी, इसलिए ये व्यक्ति सीएम बन गया। अब मान लेते हैं कि इसके 10 जो एमएलए हैं उन्होंने एक साथ रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो ये तो 5 वोट कम, यानी पीछे चला जाएगा। 5 सीटों से ये लीडिंग था, व्यक्ति आगे चल रहा था, 10 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो 5 सीट माइनस हो जाएगा, यानी अब सीएम बनने की योग्यता तो इस व्यक्ति के पास है। ठीक। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि संविधान तंत्र विफल हो जाता है, यानी स्टेट में जब सीएम, यानी जब स्टेट में कोई सरकार गिर जाती है, उसके 50-50% से कम बहुमत हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर लाया जाता है राजकीय आपात, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक, राजकीय आपात को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन, यानी किसी स्टेट में यदि कोई गवर्नमेंट है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, यदि 50% से उसका जो बहुमत है वो कम हो जाएगा, यानी उसकी सरकार गिर जाएगी, तो जैसे ही सरकार गिरेगी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो वहाँ पर वो सरकार रही नहीं। तो क्या कर दिया जाएगा कि अब राष्ट्रपति जी यहाँ पर शासन संभालेंगे, मगर वो वास्तव में राष्ट्रपति जी नहीं देखते हैं। ठीक, अभी समझ में आएगा। दूसरा कहा गया है कि 355 का मतलब 50% से कम बहुमत हुआ तब सरकार गिर जाएगी, और जैसे ही राज्य स्तर पर सरकार गिरी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। दूसरा कहा गया है राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के नियमों का अतिक्रमण। ठीक, कि यानी राज्य सरकार कोई नियम बना रही है और उसने किसी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं। ठीक, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पर उस सरकार को हटा दिया जाएगा, सत्ता से हटा दिया जाएगा, और वहाँ पर लाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की बातों की अवहेलना करती है, उसकी बातों को नहीं मानती है, तो वहाँ के सीएम को हटा दिया जाएगा, वहाँ की सरकार को हटा दिया जाएगा, और वहाँ पर शासन चलेगा राष्ट्रपति का, और उसे कहा जाएगा राष्ट्रपति शासन। ठीक, आगे देखिए, तो दो कंडीशन है, 50% कम से, यानी सरकार खुद से गिर गई तब राष्ट्रपति शासन आ जाएगा, या तो सरकार केंद्र सरकार की बातों को नहीं मानेगी तब भी वहाँ पर राजकीय आपात घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति शासन कर दिया जाएगा। अब देखिए, कहा गया किसकी सलाह पर राष्ट्रपति जी राजकीय आपात घोषित करते हैं, तो मंत्रिमंडल या राज्यपाल। ठीक, समझिए, राज्यपाल यानी सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो राष्ट्रपति, और स्टेट लेवल पर देखा जाए तो जो राज्यपाल होता है, दोनों की शक्तियां लगभग एक समान होती हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है किसी को क्षमा दान देने की, फांसी माफ करने की, उसी तरह राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है। इसीलिए जब तक दोनों अपने पद पर होते हैं, इन पर कोई फौजदारी मामले नहीं होते हैं। ठीक, सभी के सभी दीवानी मामले होते हैं। अब देखिए, कहा गया है कि
सलाह कौन देगा? मंत्रिमंडल देगा। यानी इनको सलाह देंगे या तो मंत्रिमंडल या तो राज्यपाल, दोनों में से कोई जाकर राष्ट्रपति जी को बता देगा कि देखिए ऐसा हुआ है, वहाँ पर संविधान तंत्र विफल हुआ है या वो राज्य सरकार केंद्र सरकार की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा राजकीय आपात। ठीक, फिर लागू करेंगे राष्ट्रपति, मगर वो अपनी सारी जिम्मेदारियां किसे सौंप देंगे? राज्यपाल को, कि राज्यपाल जी जाइए, अब आप वहाँ की शासन व्यवस्था को देखिए। फिर अनुमोदन की बात की जाए, अनुमोदन जैसा कि आप जानते हैं कि जब लागू किया जाता है तो वो लगातार बहुत दिनों के लिए लागू नहीं होता है, 30 दिनों के लिए लागू किया गया है। और अनुमोदन यदि दोनों परसेंट से 66% मिल गया कि इस राज्य में अभी 1 महीने के अंदर कोई विशेष सुधार नहीं आया है, राजकीय आपात और थोड़े दिनों के लिए चलना चाहिए, तो जब समय को एक्सटेंड करना हो, 30 दिन से बढ़ाना हो, तो दोनों सदनों से 66% बहुमत लेना पड़ेगा। 66% जैसे ही बहुमत मिलेगा वो समय अवधि 6 महीने में परिवर्तित हो जाएगी। अब राजकीय आपात लग गया 6 महीने के लिए, अभी भी लगता है कि 6 महीने में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो दोनों सदनों से फिर 66% बहुमत लाइए और उसके बाद समय को और बढ़ा लीजिए। परंतु इसमें आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात आप यानी 6-6 महीने करते हुए कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं, मगर जो राजकीय आपात होता है केवल और केवल इसकी अधिकतम सीमा होती है कि आप अधिकतम मैक्सिमम केवल 30 दिनों के लिए कर सकते हैं, यानी 3 वर्षों के लिए कर सकते हैं, 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कहा गया है बहुमत 60 दिन और 30 दिन, लोक नहीं राज्य। अब देखिए कि यहाँ पर जब सीएम की सरकार गिर गई, जैसे मान लीजिए कि कोई सीएम था, अगर ये व्यक्ति जैसे ही सीएम के पोस्ट से हटा तो ये व्यक्ति क्या बन गया? अब सीएम बन गया। तो राष्ट्रपति जी कहेंगे कि देखिए उनकी सरकार तो गिर गई, अब आपके पास वोट अधिक है, हम आपको सीएम बना देते हैं। ठीक, अभी पूर्ण रूप से नहीं बनाए हैं, कहते हैं कि आपको सीएम की तरह बना दिया गया। मान लीजिए आप सीएम हैं, मगर आपको परमानेंट सीएम बना दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए। कब? जब आप 60 दिनों के अंदर अपना बहुमत स्थापित कर देंगे तब। बहुमत स्थापित करने का मतलब, यदि 60 दिन के अंदर इनके जो 10 व्यक्ति भागे थे, 10 व्यक्ति अगर आ गए तो ये व्यक्ति आगे हो जाएगा। मगर 60 दिन के अंदर इस व्यक्ति ने किसी तरह साबित कर दिया कि हमारे पास एमएलए की संख्या इनसे अधिक है, तब इस व्यक्ति को अब 5 वर्षों के लिए सीएम बना दिया जाएगा। समझ में आया कि जैसे ही एक व्यक्ति, एक सीएम की सरकार गिरती है तो जिसके पास अधिक सीट होती है, राष्ट्रपति जी उसे अस्थायी रूप से बना देते हैं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी सरकार रहेगी, मगर तुम 30 दिन के अंदर साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में उतनी सीट है, अधिक सीट है तुम्हारे पास। ठीक, ये ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास जो व्यक्ति अभी खड़े हैं बाद में वो लोग भी भाग जाए, तो वो 30 दिन के अंदर साबित करेगा कि हाँ, तो जो 60 दिन के अंदर साबित कर देगा कि इसके पास सीट अधिक है तो उसे सीएम बना दिया जाएगा। अब इसके इफेक्ट की बात करें तो जब राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है तो हमारे मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चलने वाले जो फैसले हैं उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो राज्यपाल हैं वो राज्य की निगरानी करेंगे, राज्य की देखभाल करेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो नियम बनाने का अधिकार, राज्य के नियम बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास होता है, मगर वो सभी के सभी काम अब देखेगी संसद। ठीक, यानी उस राज्य में, जिस राज्य में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, उसमें कौन कौन से रूल अप्लाई करने चाहिए, कौन कौन से रूल अप्लाई नहीं करने चाहिए, इन सारी चीज़ों का निर्धारण अब संसद करेगी तब तक जब तक कि नए सीएम की सरकार नहीं बन जाती। और हमारे देश में, भारत में जो राष्ट्रीय आपात है, जो राजकीय आपात है, वो अभी तक मैक्सिमम 3 बार लगा है। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो कितना भी लग सकता है, अभी तक 3 बार लग चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 360 पर। आर्टिकल 360 इसे लाया गया है यूएसए से। ये होता है वित्तीय आपात, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसे कब लगाया जाता है? जब देश में धन की कमी हो जाती है, यानी जब देश में पैसा कम हो जाए, धन कम हो जाए, तब ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जाता है। ये भी मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाया जाता है और लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। इसे यानी और अधिक दिनों के लिए बढ़ाने के लिए, यानी कि लागू होगा तो 30 ही दिन के लिए, मगर अनुमोदन 50% केवल चाहिए।
इन दिनों में अनुमोदन चाहिए होता है 2/3 यानी 66% जब बहुमत मिलेगा तभी इनकी अवधि को आगे बढ़ाया जाता है। परंतु वित्तीय आपात लगा है तो अवधि को बढ़ाने के लिए केवल 50% आपको चाहिए। 50% वोट दोनों सदनों से मिलेगा तो इसकी जो डेट है वो 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसे अनंत समय के लिए लगाया जा सकता है। इसका ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल तक लगाया जाएगा, नहीं। जब तक सरकार को लगेगा कि देश में राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात की कंडीशन बनी हुई है, वित्तीय आपात अभी लागू रहना चाहिए, तो उसे ऐसे ही लगाया जा सकता है। इसका कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है, ठीक। तो अनंत समय के लिए लगा सकती है सरकार जैसी उसकी ज़रूरत हो, और समय को एक्सटेंड करने के लिए 50% अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके प्रभाव की बात करें तो जब वित्तीय प्रभाव लगता है, वित्तीय आपात लगता है, तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, ठीक, राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, क्योंकि वो देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, सबसे सर्वोच्च पद है, इसलिए उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती। बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन अब सरकार इच्छानुसार देगी। इच्छानुसार का मतलब जब वित्तीय आपात लगा है यानी देश में धन की कमी है, तो जितने भी सरकारी सेवक हैं, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, पुलिस हो, दरोगा हो, ठीक, कुछ भी हो, अब उनको कितना वेतन दिया जाएगा ये सरकार खुद डिसाइड करेगी और अपनी इच्छा अनुसार देगी। अब आप उसका विद्रोह नहीं कर सकते यदि वित्तीय आपात लगा है तब। दूसरा कहा गया है कि राज्य के बजट का 43% इच्छानुसार। अब ये क्या होता है कि कोई भी राज्य है, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में सड़कें बिछवानी है, विद्यालय खुलवाने हैं, यानी बहुत सारे पुल ब्रिज वगैरह बनवानी है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा होना चाहिए। तो इसके पास पैसा आता कहाँ से है? तो सबसे पहले वो क्या करती है कि जीएसटी इकट्ठा करती है, ठीक। क्या इकट्ठा करेगी? जीएसटी। तो ये जीएसटी यानी जितना जीएसटी कर इकट्ठा करेगी, अब ये टैक्स देगी किसे? गवर्नमेंट को, ठीक, सरकार को देगी। तो ये जितना टैक्स इकट्ठा कर कर देती है उसका 43% वापस लौटाना पड़ता है। सोचिए, जितना देगी उसका 43% तो कन्फर्म है कि लौटाना पड़ता है। कभी कभी सरकार के पास बजट अच्छा होता है तो दे देती है। तो 43% लौटाने का मतलब जितना अधिक टैक्स इकट्ठा होगा उतना ज़्यादा पैसा जाएगा, और उसका 43% और अधिक होगा तो सरकार क्या करती है? उसी 43% का यूज़ करती है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बाकी वगैरह वगैरह की चीज़ों में। तो ये 43% देना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है यदि वित्तीय आपात की स्थिति लागू नहीं है तब। परंतु वित्तीय आपात की स्थिति है तो ज़रूरी नहीं है कि 43% ही देगा, हो सकता है 40% या 35% दे आपको, ठीक। तो वो भी अब गवर्नमेंट की इच्छा पर, केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। और जब वित्तीय आपात लगता है तो उस समय टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, और जितनी भी सरकारी सेवाएं दी जाती हैं उनमें से कुछ सेवाओं को या सभी सेवाओं को बंद किया जा सकता है। कुछ सेवा का मतलब जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं, या बड़े बड़े जो सरकारी संस्थान होते हैं उनमें जैसे समाचार पत्र वगैरह जो जाता है वो सरकार के खर्चे से जाता है। जो एम्बुलेंस वगैरह चलती हैं, या फिर उस एम्बुलेंस नहीं, स्वास्थ्य को छोड़ दीजिए, जैसे पुलिस दरोगा वरोगा जी चलते हैं उनके लिए गाड़ी में जो पेट्रोल भराया जाता है, ठीक। या जैसे लेखपाल जी हैं उनको दूर जा कर के किसी गांव का सर्वे करना है तो उसके लिए भी सरकार पैसे देती है कि आप तेल वगैरह भरवाइए, ठीक। तो ये सारी सुविधाएं बंद की जा सकती हैं। तो आई होप कि जो चीज़ें आपको आज पढ़ाई गई वो अच्छे समझ में आई होंगी। जो भी इमरजेंसी आपको समझ में ना आई हो उसे आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।